फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम चहल एकेडमी और थैंक यू। पटना सेंटर एज वेल एज दिल्ली सेंटर और पूरे चहल एकेडमी की टीम की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, कैसा लग रहा है? पहले अपना थैंक यू रिएक्शन सर। जरा बताइए, कैसा लग रहा है? सर कल कल बहुत ज़्यादा ही मतलब अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए रिजल्ट आना। मेरे मतलब बहुत ज़्यादा खुश हुई। पहले तो एकदम विश्वास नहीं हुआ, बार बार मैं रोल नंबर और नेम चेक कर रही थी कि हाँ दोनों मेरा ही है ना। लेकिन बिल्कुल। फाइनली जब लगा कि हाँ इट्स मी, तो सर बहुत खुश हुई, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और मम्मी पापा का कैसा रिएक्शन रहा? हाँ मम्मी पापा बहुत खुश थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें काफ़ी होप भी थी, लेकिन उन्हें डर भी था कि हाँ फर्स्ट टाइम है, अभी इसका अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, आगे करेगी। मतलब वो लोग हमेशा मोटिवेट ही करते रहते थे, तो उनके लिए भी काफ़ी अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग था। बहुत खुश है वो भी सब लोग। घर में कितने फैमिली मेंबर है आपके? सर मेरे मम्मी पापा और मेरे भैया हैं। भैया तो मुझे लगता है कि आने वाला भी जस्ट फेस्टिवल एक है रक्षाबंधन, और मुझे लगता है कि रक्षाबंधन का ये सबसे बड़ा गिफ्ट होगा आपकी लाइफ में। अब सर सिर्फ रक्षाबंधन के लिए नहीं, वैसे भी अब तक का ये मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। तो और मतलब वर्ड्स में सर नहीं बता सकते, इतना ज्यादा ही खुशी है इस चीज को लेके। अच्छा, कुछ जरा बताइए अपने सक्सेस स्टोरी के पीछे, मतलब कितना मतलब ये इस सक्सेस के पीछे क्या राज है, क्या कितना स्ट्रगल रहा है, जरा बताइए इसके बारे में। सर आई थिंक अगर स्ट्रगल की बात करें, तो सर ये पर्सपेक्टिव टू पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है। मे बी किसी थर्ड पर्सन को लगे किसी का देख के कि अच्छा चलो इसका जो है स्ट्रगल काफी स्मूथ रहा, एंड चलो ठीक है बहुत टाइम मिला कर ली, बट नहीं, एवरीवन हैज देयर ओन स्ट्रगल्स, आई हैड माइन ऑल्सो। तो सर मैंने जब ये प्रिपरेशन 2019 में स्टार्ट की, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि मुझे ये चीज़ करना है, कैसे करना है, क्या करना है, नहीं पता था। लेकिन सर लकीली मुझे वो गाइडेंस मिला, ठीक है, मेरे भाई के द्वारा और मेरे जहाँ मैं पढ़ती थी वहाँ पर। तो सर वो जो प्रोसेस है वो स्मूथ होते चला गया है, लेकिन मेरे स्ट्रगल्स थे, ऐसा नहीं है। कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाता था, एंड आई यूज टू बी वेरी इम्पेशंस देन। तो कभी मैं आंसर लिखती थी और मेरा आंसर उतना अच्छा नहीं हो पाता था, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी कि कहाँ लैक कर रही हूँ मैं, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन सर धीरे धीरे मैंने काम किया इस चीज़ पे, पेशेंस को डेवलप करा, और फिर सर बस वही। चलिए, वो लास्टली रिजल्ट आपके साथ में है, पास में है ना? अच्छा, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे डेली ऑन एन एवरेज? ऑन एन एवरेज सर जब मैंने स्टार्ट करा था 2019 अगस्त में मैंने स्टार्ट करा था इसका प्रिपरेशन। तो उस टाइम सर क्योंकि नई नई कॉलेज से आई थी, तो उतना ज़्यादा आदत नहीं था कि पढ़ने का, कि हाँ 7 घंटा 8 घंटा पढ़ रहे हैं। तो सर शुरू में तो 2-3 घंटे ही होते थे, क्योंकि हैबिट डेवलप करना बहुत ज़रूरी था, और थोड़ा सा माइंड फ्री भी था, क्योंकि 65th मुझे देना नहीं था, मेरा रिजल्ट भी नहीं था और एज भी नहीं थी। तो शुरुआत में इसको इंक्रीज किया था, क्योंकि घर पे जैसे कि मेरा भाई भी था, मैं भी थी, तो हमारे बीच में कंपटीशन जैसा काफी माहौल रहता था। तो वी ट्राई टू इंक्रीज इट टू अराउंड 7 to 8 hours उस टाइम। फिर उसके बाद सर मैं मतलब मेरी हैबिट जब बन गई, मतलब मोर देन 6 hours पढ़ने की, तो सर उसके बाद फिर सर मैंने टारगेट्स बनाना स्टार्ट किए कि ठीक है अभी तो मतलब कि ठीक है मेरे से हो जा रहा था 6 to 7 hours। तो फिर मैंने टारगेट्स बनाने स्टार्ट किए कि हाँ अगर आज मैं अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ, तो मुझे फिजिकल ज्योग्राफी का ये पार्ट कंप्लीट कर लेना है, और नो मैटर मुझे रात को कितनी भी लेट हो जाए, वो मैं करके वो टिक लगा के ही सोती थी। तो वो एक बहुत अच्छा फील अच्छा, होता था। ऑप्शनल क्या आपका ज्योग्राफी था? यस सर, ज्योग्राफी था। तो मतलब ये ऑप्शनल कैसे किए सेलेक्ट, किसी ने बताया या खुद से जज करके, किसने बताया, कैसे किए? सर एक्चुअली 12th में ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो
उस टाइम मेरे कुछ सीनियर्स ने भी मुझे सजेस्ट किया। फिर मैंने थोड़ा खुद से भी रिसर्च किया, और ज्योग्राफी सर मतलब कि 11th 12th तो क्योंकि साइंस था तो ये सब्जेक्ट्स हम नहीं पढ़ पाते, लेकिन उससे पहले भी सर ज्योग्राफी में इंटरेस्ट था। तो इसके बाद फिर मैंने 12th में ही सोच लिया था कि मैं इस सब्जेक्ट के साथ कंटिन्यू करूंगी, और इसी को एज ऑप्शनल रख के सिविल सर्विसेज की जो है तैयारी करूंगी। तो मीडियम क्या रहा आपका, इंग्लिश या हिंदी? सर सर इंग्लिश मीडियम रहा। इंग्लिश रहा। लेकिन आखिर क्यों बिहार में लोग हिंदी बोलते हैं, प्रेफर करते हैं, तो आपने हिंदी क्यों नहीं लिया? सर ऐसा नहीं है, हिंदी भी मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ना, और 10th तक हमारा हिंदी हिंदी भी एक सब्जेक्ट था। लेकिन सर क्योंकि सीबीएसई स्कूल था और शुरू से वहाँ पे इंग्लिश में ही पढ़ाया गया, और जो भी आंसर्स होते थे इंग्लिश में होते थे, तो सर मैं कंफर्टेबल हो गई इंग्लिश में ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ राइटिंग। तो सर इसलिए फिर इंग्लिश। मेंस के लिए, आंसर राइटिंग के लिए आपने क्या किया? मीन्स के लिए आंसर राइटिंग के लिए सर मैंने स्ट्रैटेजी बनाई थी तीनों पेपर्स की। शुरू में प्रिपरेशन तो मेरी सही चल रही थी, लेकिन क्योंकि अचानक से एग्जाम का डेट आ गया था, मतलब मेंस एग्जाम के 20-25 डेज में, तो सर उसके बीच में मुझे अपनी मेहनत को जो है 4 टाइम्स करना पड़ा था, क्योंकि टाइम कम था और सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, लेकिन प्रैक्टिस करना था। तो सर मैं प्रैक्टिस करती थी जैसे पेपर 1 के लिए सर जो भी क्वेश्चंस थे अराउंड हिस्ट्री में अगर बात करें तो जो भी क्वेश्चन थे, तो सर उसको मैं प्रैक्टिस करती थी। इसके लिए सर मैंने गूगल का हेल्प लिया, और सर बिहार स्पेशल में क्राउन का हेल्प लिया, और सर उसके बेसिस पे मैं आंसर्स बनाती थी, और जो भी मेरे सीनियर्स होते थे सर मैं उन्हें दिखाती दिखाती थी। और सर करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो सर मेरी एक हैबिट थी न्यूज़पेपर पढ़ने की। शुरू शुरू में कौन? जब मैंने इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन फिर शुरू एक्सप्रेस। शुरू में जब पढ़ना स्टार्ट किया था तो बहुत लोग मतलब ऐसा लगता था टाइम वेस्ट है, लेकिन एक्चुअली इससे ज्यादा यूजफुल कुछ भी नहीं है। वो मतलब वो पढ़ने के साथ अपने आप एक हैबिट डेवलप हो जाती है आंसर राइटिंग की, तो वो। और फिर स्टैट्स के लिए सर प्रैक्टिस किया था, ज्यादा नहीं किया था स्टैट्स का प्रैक्टिस, वो मैंने गलत किया। इस चीज पे मैं नेक्स्ट एग्जाम में जरूर काम करूंगी। स्टैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको अगर 72 मार्क्स का है और आपका पूरा सही हो तो 72 में 72 उसमें आते हैं। और सर स्टैटिक्स। यस सर स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। और सर GS2। अच्छा, यस सर। व्हाट अबाउट साइंस एंड टेक इन द GS2? साइंस एंड टेक। ओके सर GS2 में जैसे GS2 की अगर बात करें तो टॉपिक्स जो है वो काफी लिमिटेड हो, मतलब बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं। तो सर मैंने क्योंकि एग्जाम अचानक से आ गया था, तो मतलब कि डेट अनाउंस हुए थे, तो सर मुझे उसमें से लिस्ट आउट करना था, मैंने चीजों को एलिमिनेट करना कोशिश शुरू किया, सर कुछ करंट के पर्सपेक्टिव से, और सर कुछ मतलब इम्पोर्टेंस कि हाँ प्रीवियस ईयर में कितना है, उससे पहले कितना है, किस तरह से क्वेश्चन घुमा के आते हैं। तो सर उस बेसिस पे तो सर जब मैं ऑप्शनल की तैयारी करती थी ज्योग्राफी की, तो उसमें उसमें उसको मैंने थोड़ा बहुत कनेक्ट किया। ज्योग्राफी में भी हम ड्रॉट्स के बारे में, फ्लड्स के बारे में पढ़ते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर ये सब पढ़ते हैं, तो सर मैंने कुछ कुछ वहां से लिया, और फिर साइंस एंड टेक पे वैसे काम किया। और जो भी करंट के थे जैसे कि सर इसरो या फिर DRDO, क्योंकि सर मैं पेपर पढ़ते रहती थी तो मेरा वो वाला पार्ट भी होते रहता, तो लास्ट में बस मुझे ये करना था कि नोट से आंसर बनाना था, और डायग्राम्स चार्ट्स ये करने थे, दैट्स इट। अच्छा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपने ट्राई किए थे? यस सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें ट्राई करना। एक तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, ऊपर से आपको एग्जाम का पैटर्न समझ में आता है। और बीपीएससी को अगर क्रैक करना है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एग्जाम को समझें, प्रीलिम्स और मेंस दोनों। सर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है होता है समझना, अगर वो आप समझ जाए तो चीज़ें और मतलब इजी हो जाएंगी आपके लिए, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। याद है कि आप सिलेक्शन के लिए कितना डेडिकेटेड थे अपने एग्जाम के लिए? आपने एक बार मॉक दिया, ठीक है, एक बार मॉक दिया तो मुझे लगा कि शायद आपको लगा होगा कि कुछ इम्प्रूवमेंट और चाहिए, ठीक है, और आपने फिर से रीटेक मॉक मॉक दिया, ठीक है। तो मैं ये चीज जज किया था कि जो प्रॉब्लम चेयरमैन सर ने बताया था फर्स्ट टाइम की ये गलती नहीं होनी चाहिए,
तो मैं ये फील किया था कि सेकंड बार में आपने वो गलती बिल्कुल रिमूव कर दिया। तो डेफिनेटली डेफिनेटली डिमेरिट सभी लोगों में होती है, ठीक है, लेकिन सक्सेस वही पाता है जो उस डिमेरिट को दूर करता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये चीज आपने दूर किया और उसका परिणाम अभी आपके सामने है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताइए कि जो न्यूली कमर्स है, न्यूली एस्पिरेंट है, ठीक है, जो अब 67th 68 69 देने वाले हैं, उनको आप क्या टिप्स देंगे अपने तरफ से? सर उन्हें मैं यही टिप्स दूंगी कि शुरू में चीजें, सर द सिलेबस इज वेरी वास्ट। ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है चीजें कि समझ में नहीं आएंगी, समझ में सब कुछ आएगा, लेकिन क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा हैं तो सर उसको हमेशा मतलब जैसे दिमाग में चीजें रखना एट ए टाइम, बिकॉज इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो सर मुझे लगता है कि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और सर और क्योंकि एग्जाम के डेट्स भी इस तरह से पोस्टपोन होते रहते हैं तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स में खुद एक पेशेंस डेवलप हो जाता है नेचुरली इस दौरान। तो सर वो है पेशेंस, और सर प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हर स्टूडेंट को फॉलो करनी चाहिए, जो मैंने खुद करी है और मैं आगे भी अपने प्रिपरेशंस के दौरान इस चीज को कंटिन्यू रखूंगी। मेंस में कहाँ कहाँ आपको लगता है कि बच्चों को फोकस करना चाहिए मेंस के लिए? किस किस एरियाज पे जहाँ पे वो पीछे लैग कर जाते हैं और उनके अच्छे रैंक नहीं आ पाते हैं? सर मुझे लगता है कि ऑप्शनल पेपर बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपका रैंक डिटरमाइन करता है और सिलेक्शन एज वेल। तो सर मुझे लगता है ऑप्शनल पे ऐसे भी सर किसी भी इंसान का एक ऑप्शन होता है तो लोग उसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ इसका क्योंकि ऑप्शन है तो उसको इसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज होगा। तो वो होना भी चाहिए बिल्कुल। आप सिविल सर्विस के एग्जाम देने जा रहे हैं, आपका ऑप्शनल है तो बिल्कुल होना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि रटने जैसा इसमें कुछ है नहीं क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत अभी घुमा के भी देते हैं, मे बी आपको आंसर आए लेकिन क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें आपको कंफ्यूज हो कि अच्छा ये आंसर उसमें हो या नहीं। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है, चीजों को जीएस समझिए। Yes. जीएस 1 और जीएस 2 में किस एरियाज पे फोकस ज्यादा करना चाहिए ताकि रैंक अच्छे हो जाए? सर GS1 में स्टैट्स, नो डाउट स्टैट्स, और सर करंट अफेयर्स भी, क्योंकि करंट अफेयर्स के लिए सर जैसे कि जो बच्चे सिर्फ मैगजीन पढ़ते हैं मैं उन्हें एक बार बोलूँगी कि न्यूज़पेपर को एक बार ट्राई करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। और सर GS2 में सर मुझे लगता है पॉलिटी जियो इको दोनों, इनफैक्ट से साइंस टेक को भी इंक्लूड कर ले तो सर पॉलिटी में तीनों सेक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी कुछ अच्छे से तैयार नहीं हुआ तो सर फिर मार्क्स में थोड़ी से गड़बड़ हो जाती है। ऊपर से GS2 में सर एवरेज मार्किंग भी बहुत ज्यादा होती है, तो मुझे लगता है कि तीनों सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज जैसे जो जो टॉप रैंकर हैं, वो टॉप रैंकर इंजीनियर लोगों का दबदबा है, तो क्या यस सर। कहाँ पे लैग कर गए आप? कहाँ पे सर मुझे नहीं पता कहाँ पे लैग कर गई मैंने तो पूरी मेहनत करी थी। हाँ कुछ चीजें मुझसे मैंने गलती करी है पेपर 1 में, जैसे स्टार्ट में मैंने कहा, और पेपर 2 में भी। बाकी सर इंजीनियर्स का दबदबा सर कहा जा सकता है, हर सेक्टर्स में हम देखते हैं इंजीनियर्स बहुत ज्यादा है, बट आई थिंक सर इट इज गुड। क्योंकि सर अगर ग्रोथ भी अच्छी होती है लाइक अगर इंजीनियर किसी फील्ड में, तो सर आई थिंक इट इज गुड। बाकी सर अपने अपने हिसाब से लोग, और सर सिर्फ ये कहना कि इंजीनियर्स का होता है, ऐसा गलत है। अभी हमारे यूपीएससी में जो रैंकर हैं श्रुति शर्मा मैम, सर वो हाँ, आर्ट्स बैकग्राउंड से थी, या फिर सर टीना डावी मैम हो गई, वो भी आर्ट्स बैकग्राउंड से थी। तो सर वो भी है, बैलेंस्ड है मेरे ख्याल से दोनों आर्ट्स और साइंस का। तो क्या श्रेया अब यहीं तक रुकेगी या इससे और आगे भी कहीं जाएगी? कुछ और भी लक्ष्य है अभी? और सर क्योंकि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करा था तब से लेके आज तक मैं सिर्फ प्रिपेयर ही कर रही हूँ, और सर डिस्पाइट ऑफ कि घर में क्या फंक्शन है क्या फेस्टिवल है, मैं सिर्फ पढ़ ही रही थी, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई भी पोजीशन चाहिए, क्योंकि मुझे ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए बहुत ज़रूरी थी मेरे लिए। तो सर फिलहाल तो मैं फॉर 10 और 15 डेज मैं बिल्कुल ब्रेक लेने वाली हूँ स्टडीज से, बिल्कुल भी ब्रेक लेने वाली हूँ। उसके बाद सर मोस्ट प्रोबेबली सर मैं यूपीएससी की जो मैं प्रिपरेशन जो कर रही थी वो कंटिन्यू रखूंगी, और नेक्स्ट डे यूपीएससी। यस। ठीक है श्रेया,
बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि आप यूपीएससी के भी एस्पिरेंट बनने जा रहे हैं और आप ऑलरेडी आपके माइंड सेट है यूपीएससी के लिए, तो चहल एकेडमी की तरफ से काफी शुभकामनाएं कि आने वाले सालों में फिर से हमारी मुलाकात हो और बिल्कुल सर। सिलेक्शन यूपीएससी में हो। और याद होगा जब मैं आपका मॉक ले रहा था तो मैं आपको लास्ट टाइम में बोला भी था कि आपका आपका रिजल्ट श्योर है। मैंने आपको यस सर, यस सर, आपने बोला था। आपका रिजल्ट श्योर है, क्योंकि ऐसा होता है। मैं कई सालों से मैं मॉक ले रहा हूँ, ठीक है। तो मॉक लेते लेते और मुझे लगता है कि इस कैंडिडेट्स का तो मतलब श्योर है, क्योंकि होता क्या है कि एक नॉलेज, एक कॉन्फिडेंट और थोड़ा सा बोलने का तरीका, ये सब कुछ मायने करता है। और वो सब कुछ मैंने जज किया था और तभी मैं लास्टली में बोला था कि आपका रिजल्ट श्योर है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। और मैं उम्मीद करूंगा कि मैं बहुत ही जल्द अपने सेंटर पे आपको बुलाऊंगा, जो हमारे स्टूडेंट है उनको गाइड करने के लिए। और आई होप सो जी कि सर। आप आए और हमारे स्टूडेंट को गाइड करें। वो जस्ट आपके यस सर, सिस्टर और ब्रदर की तरह होंगे, ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। गाइड कीजिएगा। ओके श्रेया, यस। ओके सर। once again congratulations। ओके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।